हेलो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। पिछले लेक्चर तक हमने जो है वो स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिटन डाउन वैल्यू मेथड पूरा अच्छे से समझ लिया था। अब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने की बहुत सारी अलग अलग दूसरी मेथड्स भी आपकी है। जैसे कि कौन सी? सबसे पहले अगर मैं बताऊँ तो एक मेथड आपकी है सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, उसके बाद आपकी दूसरी मेथड है मशीन आवर मेथड, फिर उसके बाद आपको प्रोडक्शन यूनिट मेथड दिया गया है और उसके बाद आपको डिप्लीशन मेथड दिया गया है। ये अलग अलग मेथड्स है डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने के लिए। जैसे इस चैप्टर में सबसे मेन जो मेथड है वो दो ही मेथड है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा रिटन डाउन वैल्यू मेथड। ये सारी मेथड्स तो एकदम ही छोटी छोटी मेथड है और एक एक सम की मेथड है, बहुत जल्दी खत्म भी हो जाएगा। ठीक है, तो जल्दी से सारी मेथड्स को जो है वो समझ लेते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो तीसरी मेथड आपकी जो है वो कौन सी है? सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब ये जो मेथड है वो थोड़ा सा वेरिएशन है कौन सी मेथड का? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का वेरिएशन है। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का मतलब क्या? रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में अपना डेप्रिसिएशन जो है वो किस तरह से लगता था? स्टार्टिंग के ईयर्स में जो है वो आपका डेप्रिसिएशन ज्यादा लगता है, जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट भी जो है वो कम होता जाता है। सेम इसी तरह से स्टार्टिंग के ईयर्स में आपका जो है इस मेथड में स्टार्टिंग के ईयर्स में आपका डेप्रिसिएशन जो है वो ज़्यादा होगा और जैसे जैसे साल बीतते जाएंगे वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन भी जो है वो कम होता जाएगा। जनरली ये कौन सी असेट्स पे लगाया जाता है? जो असेट्स ऐसी है जिसकी यूजफुल लाइफ हमें पता है कि भी इतनी ही है, लेट से 10 साल इसकी यूजफुल लाइफ है और 10 साल उसकी यूजफुल लाइफ है और उसमें भी वो असेट इस टाइप की है कि इस असेट से हमें जो फायदा मिलने वाला है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा मिलेगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे फायदा भी जो है वो उसका कम होता जाएगा। अगर ऐसे असेट आपकी है तो उसके लिए सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है वो क्या है? बेस्ट मेथड है। अब यहाँ पे समझना, रिटर्न डाउन वैल्यू जो मेथड था ना, उसमें तो आप इनफाइनाइट साल तक जो है वो डेप्रिसिएशन लगा सकते हो। सर कैसे इनफाइनाइट साल तक? भाई अगर आपका असेट का वैल्यू डेप्रिशिएट करते करते 10 भी बच गया तो भी 10 का भी आप जो है वो 10% तो कैलकुलेट कर सकते हो ना। तो 10 का 10% कितना हो जाएगा आपका? 1 रुपये, तो 9 रुपये हो जाएगा। अब 9 रुपये को डेप्रिशिएट करो, ऐसे पॉइंट में भी आ जाएगा तो डेप्रिशिएट करते जाओगे करते जाओगे। ये रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड की बात है। लेकिन अगर यहाँ पे सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की बात करूं तो ये मिक्सचर है, स्ट्रेट लाइन का और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड का मिक्सचर है कि भाई इसमें आपको यूजफुल लाइफ चाहिए और जितनी यूजफुल लाइफ है उतने साल में आपको असेट को डेप्रिशिएट करके खत्म कर देना है। और साथ साथ में इसमें स्टार्टिंग में जैसे रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में होता था, इसमें स्टार्टिंग के सालों में डेप्रिसिएशन ज़्यादा लगेगा और जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा वैसे वैसे आपका डेप्रिसिएशन भी जो है वो कम होता जाएगा। सर ये कब से आप यही चीज़ बोल रहे हो, बताओ कैसे ऐसा होगा? तो यहाँ पे फॉर्मूला समझना है। यहाँ पे इस केस में आपको डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहली बात तो इंपॉर्टेंट क्या है कि आपको यहाँ पे डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना है। डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या होता था? डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट ऑफ असेट प्लस माइनस स्क्रैप वैल्यू, या इसको आप ऐसा भी बोल सकते हो रेसिडल वैल्यू। तो यहाँ पे आपने डेप्रिशिएबल वैल्यू लिया, डेप्रिशिएबल वैल्यू इनटू नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। यहाँ पे ध्यान रखना, इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट डिवाइड बाय टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ असेट इन ईयर्स। इसको समझना अच्छे से। लेट से मेरी डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो क्या है? 1,00,000 रुपए है। ठीक है, डेप्रिशिएबल वैल्यू मेरी 1,00,000 रुपए है और मुझे इनटू जो करना है, फॉर एग्जांपल मेरी असेट की यूजफुल लाइफ जो है वो कितनी है? असेट की यूजफुल लाइफ जो है वो एस्टिमेटेड लाइफ उसकी 10 साल है यूजफुल लाइफ। ठीक है, तो मुझे सिंपली क्या करना है? नंबर ऑफ ईयर्स इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। जब मैं फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं, फर्स्ट ईयर की बात कर रहा हूं तो इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर ऑफ रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट। जिस दिन मैं असेट को खरीद के लेके आया फर्स्ट ईयर में, उस फर्स्ट ईयर में पहले ही दिन से आपका असेट का रिमेनिंग यूजफुल लाइफ जो है वो कितना होगा?
10 साल होगा। पहले दिन से ही बात कर रहा हूं ना, टोटल लाइफ जो है वो 10 साल है। अब पहले ही दिन से अगर मैं रिमेनिंग लाइफ आपको पूछूं तो पहले ही दिन से रिमेनिंग लाइफ 10 साल होगा। तो यहां पे इंटू क्या करना पड़ेगा मुझे 10, डिवाइड बाय मुझे क्या करना है, डिवाइड बाय मुझे करना है टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स ऑफ द लाइफ ऑफ असेट। मतलब 10 साल अगर यूजफुल लाइफ है तो 1 से लेके 10 में कितने डिजिट्स है उन सब का टोटल करो। फॉर एग्जाम्पल यहां पे अगर आप देखोगे तो 1 से लेके 10 में कितने डिजिट होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इन सब का जो है वो आप क्या करोगे, टोटल करोगे। अब ये टोटल अगर आप करोगे तो आपका आंसर इधर जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 55 आ रहा है। एक तो तरीका ये है कि भी आप जो है वो 10 साल का आपको डिटेल दिया गया है तो 10 साल तो कैलसी में सीधा 1+2+3+4+5+6+7+8+9+10 इस तरह से कर दोगे, टाइम ज्यादा नहीं लगेगा। लेकिन अगर ये लंबा डिजिट हुआ कि भाई 20 साल हुआ, 50 साल हुआ, तो उस केस में लाइफ कैसे कैलकुलेट, मतलब वो टोटल ऑफ डिजिट कैसे कैलकुलेट करोगे, तो उसके लिए फॉर्मूला भी है। पर इंस्टीट्यूट इतना आपको इतने सारे साल का नहीं पूछेगा, बट अगर पूछ लिया तो हमारे पास फॉर्मूला भी है कि अगर फॉर एग्जांपल 10 साल का आपको कैलकुलेट करना है तो यहाँ पे n इंटू n+1 डिवाइड बाय 2। तो यहाँ पे आपका n मतलब 10 साल आपकी लाइफ थी, n+1 10+1 मतलब क्या 11, और डिवाइड बाय क्या कर दोगे 2, तो भी आंसर वही आएगा क्या 55। इसको और कोई नंबर से अगर ट्राई करें, लेट से आपका 5 साल जो है वो यूजफुल लाइफ था, तो इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे, टोटल ऑफ डिजिट्स कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये वाला जो अपने डिनोमिनेटर है उसको कैलकुलेट करने की बात कर रहे हैं, डिनोमिनेटर की। तो ये डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करेंगे अगर 5 साल आपकी लाइफ है तो, फॉर्मूला सिंपल था। फॉर्मूला क्या था वापिस एक बार देखो, n इंटू n+1। तो n तो आपका क्या था, n आपका 5 साल है, इंटू n+1 मतलब 5+1, और डिवाइड बाय क्या करना है आपको 2 करना है। तो ये आपका आंसर जो है वो कितना आ जाएगा, 5 इंटू 5+1 6 मतलब 30, और 30 डिवाइड बाय 2 करोगे तो आपका आंसर आएगा कितना 15। और अगर आप कैलसी में कैलकुलेट करके देखो तो 1+2+3+4+5 ये भी 15 ही होता है। तो ये हमने क्या कैलकुलेट करना सीखा, ये हमने कैलकुलेट करना सीखा कि भाई डिनोमिनेटर कैसे कैलकुलेट करना है। तो यहाँ पे अगर अभी 10 साल लाइफ है तो इधर मैं जो है डिनोमिनेटर ले लूंगा कितना 55। ये 55 कैसे आया, तो 1 से लेके 10 का मैंने टोटल कर दिया, ठीक है। तो इससे आपको जो है वो क्या मिल जाएगा, डेप्रिसिएशन का अमाउंट मिल जाएगा। यही है आपका क्या, सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। अब इसमें एक और एग्जांपल मैं अगर आपको समझाऊं कि फॉर एग्जांपल अगर आपने असेट को साल के बीच में कहीं पे खरीदा होता, ये तो मैंने बात की किस चीज कि अगर आपने असेट पहले दिन पे खरीदा है तो पहले अगर पहले दिन का समझ लेते, एक काम करते पहले दिन का जो है उसके हिसाब से एक सम कर लेते, फिर अगर यही असेट हमने मिडल ऑफ द ईयर खरीदा होता तो उस केस में क्या करते वो भी अलग से समझेंगे। पहले इसका अगर मैं सम दिखाऊं आपको, तो क्वेश्चन नंबर 7 तक हमारा जो है वो पिछले लेक्चर में हो चुका था। अब जो है वो क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे अपने। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, मेशर्स आकाश एंड कंपनी परचेज्ड ए मशीन फॉर रुपीज 10 lakhs, estimated useful life and scrap value were 10 years and rupees 1,20,000 respectively। भाई 1,20,000 स्क्रैप वैल्यू है तो आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो कितना बन जाएगा, डेप्रिशिएबल वैल्यू आपका बन जाएगा 10 लाख माइनस 1,20,000। ये आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू बनता है, ठीक है। द मशीन वॉज पुट टू यूज ऑन 1 जनवरी 2017। अभी हमें जो है वो 2022 का अकाउंट बनाना है। ये पुट टू यूज कब हुआ है, 1/1/2017 को पुट टू यूज हुआ है, और हमें जो अकाउंट बनाना है वो कौन से साल का बनाना है, 2022 का बनाना है। तो मुझे 2022 का ओपनिंग बैलेंस चाहिएगा ना पहले। तो 2022 का अगर मैं ओपनिंग बैलेंस कैलकुलेट करूं तो किस तरह से होगा समझना, ये आंसर नंबर 8 है आपका। अब
मुझे सबसे पहले एक वर्किंग नोट बनानी पड़ेगी। पहले मैं लंबा रास्ता बताता हूँ, फिर मैं आपको शॉर्टकट मेथड समझा दूंगा। और शॉर्टकट मेथड आईसीआई भी अलाउ करती है, ऐसा कुछ नहीं है कि भी वो अलाउ नहीं करती। अगर लंबा रास्ता मैं बताऊँ, सबसे पहले परचेज्ड ऑन 1/1/2017, तो इस दिन हमने परचेज किया है, कितने में परचेज किया है? 10 लाख में परचेज किया है, ठीक है। अब मुझे अगर डेप्रिसिएशन फॉर 2017 कैलकुलेट करना है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, समझना। हमारी डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या थी? डेप्रिशिएबल वैल्यू क्या 10 लाख थी? नहीं, डेप्रिशिएबल वैल्यू 10 लाख नहीं थी। पर यहां पे तो आप जो है वो क्या लिखते हो, यहां पे थोड़ी डेप्रिशिएबल वैल्यू लिखते हो। जब पहली बार असेट को रिकॉर्ड करते हो, वो तो पूरी पूरी कॉस्ट से रिकॉर्ड करते हो ना। असेट अकाउंट डेबिट टू आप जो बैंक अकाउंट करते हो, वो तो पूरा 10 लाख से रिकॉर्ड करते हो। लेकिन डेप्रिसिएशन जब कैलकुलेट करने की बात आती है, तब वो किससे होती है? डेप्रिशिएबल वैल्यू। डेप्रिशिएबल वैल्यू मतलब क्या? कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू। कॉस्ट आपको दी गई है 10 लाख रुपए, स्क्रैप वैल्यू आपको दी गई है 1,20,000, तो 10 लाख माइनस 1,20,000 आपका बन जाता है 8,80,000 इनटू रिमेनिंग लाइफ ऑफ द असेट इंक्लूडिंग प्रेजेंट ईयर। जब मैं 2017 की बात कर रहा हूं, 2017 के पहले दिन से, इस दिन से रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट जो है वो क्या थी? तो इस दिन से रिमेनिंग लाइफ ऑफ असेट तो पूरे पूरे 10 साल ही होगी ना। पूरे पूरे 10 साल आपकी रिमेनिंग लाइफ थी। डिवाइड बाय आपको क्या करना है? तो टोटल ऑफ ऑल डिजिट्स इन यूजफुल लाइफ ऑफ द असेट, 1 से लेके 10 का टोटल, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सब का टोटल कर दो। तो ये आपका बन जाता है क्या? 55। तो आपका डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो आएगा वो कितना आएगा? ये आपका आ गया 1,60,000। तो फिर आपको यहाँ पे मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1/1/2018। तो 10 लाख में से 1,60,000 गया, तो इधर बचा कितना? 8,40,000, ठीक है। अब इसमें से मैं माइनस करूंगा क्या? माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2018। कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो 8,80,000 इंटू, अब सेकेंड ईयर की स्टार्टिंग से, सेकेंड ईयर की बिगिनिंग से जो है वो यूजफुल लाइफ कितना बचा था? तो सेकेंड ईयर की बिगिनिंग से यूजफुल लाइफ जो है वो आपका 9 साल बचा होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या? 9/55। तो 8,80,000 इंटू 9/55 अगर मैं करूँ, तो 1,44,000 होता है आपका। तो ये करने के बाद आपको मिल जाएगा क्या? बैलेंस एज ऑन 1/1/2019। तो 8,40,000 माइनस 1,44,000, 6,96,000 आपका बैलेंस ये मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद माइनस करूंगा मैं डेप्रिसिएशन फॉर 2019। अब डेप्रिसिएशन फॉर 2019 कितना आएगा? तो अच्छा, हमें कौन से साल तक पहुंचना है? तो हमें जो है वो 2022 का बनाना है। 2022 की ओपनिंग बैलेंस तक हमें पहुंचना है। इसको एक काम करते, थोड़ा इधर ही रखते हैं। अब यहाँ पे इस साल का कैसे कैलकुलेट होगा? तो 8,80,000 इंटू 8/55। आपको हर साल की बिगिनिंग से देखना है। तो तीसरे साल की स्टार्टिंग से आपके कितने यूजफुल लाइफ बाकी होगी? 8 साल। 8/55, तो ये कितना आ गया? 8,80,000 इंटू 8/55, ये हो गया आपका 1,28,000। उसके बाद आपको यहाँ पे मिल जाएगा क्या? बैलेंस एज ऑन 1/1/2020।
तो ये आपको मिल गया 5,68,000। ठीक है, उसके बाद मैं माइनस करूंगा माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2020। ये कैसे कैलकुलेट करूंगा, तो 8,80,000 इंटू 7/55। 8,80,000 इंटू 7/55 करोगे तो आपका 1,12,000 आ जाएगा। 1,12,000। ये करने के बाद आपको मिल जाएगा बैलेंस एज ऑन 1/1/2021। पर हमें 21 तक थोड़ी ना पहुंचना है, हमें तो 22 तक पहुंचना है। माइनस 5,68,000, तो ये हो गया आपका 4,56,000। फिर इसमें से और माइनस करेंगे क्या, माइनस डेप्रिसिएशन फॉर 2021। ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 8,80,000 इंटू 6/55। तो ये आपका आ गया कितना, 96,000। अब 96,000 बाद माइनस करने के बाद आपको इधर जो है वो बैलेंस एज ऑन 1/1/2022 सीधा मिल जाएगा। तो ये हो गया आपका 3,60,000। ठीक है, तो इस तरह से आपको जो है वो ओपनिंग बैलेंस 1 जनवरी 2022 का मिल गया। अब ये तो मैंने लंबा तरीका आपको बताया, इसको आप शॉर्ट में भी आराम से कैलकुलेट कर सकते हो। अब सिंपल एक चीज समझना, ये जो मैंने किया है वो किया क्या है, एक मैंने फिगर लिया 55। ये फिगर कैसे आया, ये फिगर आया 1 + 2 + 3 + 4 + 5, इस तरह से ये फिगर आया। अब इस 55 के जो है वो मैंने 10 टुकड़े किए। 10 टुकड़े किस तरह से किए, तो पहला टुकड़ा 10, दूसरा टुकड़ा 9, तीसरा 8, 7, इस तरह से मैंने 10 टुकड़े किए। अब इसी प्रपोर्शन में मैं जो है वो क्या कर रहा हूं, ये मैंने क्या किया, ये प्रपोर्शन नहीं फाइंड किया। इसको मैं इस तरह से भी तो लिख सकता हूं, देखो कैसे लिख सकता हूं कि भाई 55 जो है वो 8,80,000 के बराबर है, तो मुझे 10 के बराबर जो है वो कितना, यही तो किया है हमने। तो बस हमने ये प्रोपोर्शनेट वैल्यू ही फाइंड आउट की है, तो इसको हम इस तरह से भी तो लिख सकते हैं। देखो शॉर्टकट क्या है, ये जो है वो अलाउड बाय आईसीएआई है, ऐसा नहीं है कि भी आप शॉर्टकट यूज नहीं कर सकते, ये अलाउड बाय आईसीएआई है। तो सिंपली मुझे क्या करना है, परचेज कॉस्ट मेरा जो है परचेज कॉस्ट मेरा 10 लाख है। ठीक है, उसमें से मुझे माइनस कर देना है, इसमें से मुझे जो है वो माइनस कर देना है डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। ये 5 ईयर्स कैसे आया, तो 2017, 18, 19, 20, 21, टोटल 5 साल आपको डेप्रिशिएट एसेट को करना है, तब जाके आपको मिलेगा 2022 का ओपनिंग बैलेंस। तो डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स जो है मुझे यहां पे माइनस कर देना है। अब ये कैसे कैलकुलेट होगा, तो सिंपली समझना 8,80,000 इंटू 10 + 9 + 8 + 7 + 6, टोटल 5 साल, 10, 9, 8, 7, 6, टोटल 5 साल हुए, डिवाइड बाय 55। तो इससे आपको क्या मिलेगा, 5 साल का इकट्ठा डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, टोटल डेप्रिसिएशन फॉर 5 ईयर्स। ये आपको कितना मिलेगा, तो 8,80,000, पहले तो 10 + 9 + 8 + 7 + 6 अगर मैं करूं तो ये 40 बनता है। 8,80,000 इंटू 40 डिवाइड बाय 55,
तो ये आपका हो गया कितना, 6,40,000। तो ये करने के बाद आपको इधर सीधा बैलेंस मिल जाएगा, बैलेंस एज ऑन 1/1/2022, और ये भी आपका आंसर वही आएगा, 3,60,000। सिंपल था। ये मेथड आईसीआई अलाउ करता है, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप इसी तरह से कर सकते हो। अब मुझे करना क्या था, मुझे जो है वो मशीनरी अकाउंट बनाना है यूजिंग सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, और सिर्फ 2022 का बनाना है। ये हमने वर्किंग क्यों की, क्योंकि हमें 2022 का ओपनिंग बैलेंस चाहिए था। अब वो तो हमें मिल गया, तो अब जो है वो अपने क्या कर सकते हैं, मशीनरी अकाउंट बना सकते हैं, बना लेते हैं। डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पर्टिकुलर्स अमाउंट, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो मुझे यहाँ पे 1 जनवरी 2022 का ओपनिंग बैलेंस लिखना पड़ेगा। तो इधर मैं लिखूंगा क्या, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, और ये ओपनिंग बैलेंस कितना होगा, तो ये 3,60,000 जो हमने फाइंड आउट किया वही ओपनिंग बैलेंस रहेगा आपका। यहाँ पे 3,60,000 आपका ओपनिंग बैलेंस हो गया। अब जब साल खत्म होगा, दूसरा कोई ट्रांजेक्शन इस ईयर में हो नहीं रहा है, तो सीधा अपने साल खत्म करने पे पहुंच जाते। तो 31/12/2022 को जब साल खत्म होगा, तब आपको डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। और ये कैसे कैलकुलेट करोगे, तो 8,80,000 इंटू, भाई 6 तक तो हमने कैलकुलेट कर लिया था ये। अब जो है वो हमें क्या करना है, इंटू 5/55। तो ये आपका जो है वो आ जाएगा 8,80,000 इंटू 5/55, 80,000। 80,000 को अगर आप 360 में से माइनस करोगे, तो आपका इधर जो बैलेंस बच जाएगा वो कितना बचेगा, 2,80,000। इसको मैं बोल दूंगा बाय बैलेंस कैरिड डाउन 31/12/2022, और ये टोटल आपका जो आ जाएगा वो 3,60,000 आ जाएगा। सिंपल सम था, एकदम ही सिंपल सम था, ठीक है। अब अगर मैं आगे बढ़ूं, इसका अगर एक और एग्जांपल समझाऊं, कि अगर जो है व्हाट इफ अबो asset was purchased on, let's say, 30 जून, 30 जून 2017, अगर यही असेट आपने जो है वो 30 जून 2017 को परचेज की होती, तो उस केस में आप डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट करते। तो अब थोड़ा सा आपका वेरिएशन आएगा, अब यहां पे समझना, मैं सिर्फ डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना समझा दूंगा, अकाउंटिंग तो आपको आती है। अगर मैं यहाँ पे टाइमलाइन बनाऊं, तो सबसे पहले पहला साल आपका खत्म यहाँ पे होगा, पहला साल लेट से आपका 31 दिसंबर 2017, ये यहाँ पे खत्म हुआ। अब यहाँ पे आपने कहीं पे बीच में जो है वो असेट खरीदा है 30 जून को, तो भाई इस डेट से लेके इस डेट के बीच में कितने मंथ्स आए, सिर्फ 6 मंथ आए। तो यहाँ पे जब पहले साल का आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे होंगे, तो किस तरह से करोगे कैलकुलेट, समझना। तो यहाँ पे मेरा कैलकुलेशन होगा
8,80,000 इंटू 10/55 ही होगा, बस इसमें चेंज क्या आएगा, इंटू 6/12 आप कर दोगे तो ये आपका 2017 का जो डेप्रिसिएशन है वो आ जाएगा कितना, 2017 का डेप्रिसिएशन आपका आएगा 8,80,000 इंटू 10/55 इंटू 6/12, तो ये 2017 का आपका डेप्रिसिएशन आ जाएगा 80,000। सिंपल। ये तो आपको पता चला होगा किसका, 2017 का। अब अगर मैं बात करूं 2018 की, तो 2018 आपका जो है वो खत्म होगा 31/12/2018 को, ठीक है। तो इसका डेप्रिसिएशन किस तरह से कैलकुलेट किया जाएगा, अब यहां पे समझना, ये जो आपका साल था फर्स्ट ईयर, ये कब खत्म होगा, तो ये जो खत्म होगा ये आपका खत्म होगा यहां पे कहीं पे, बाकी के 6 महीने यहां पे खत्म होंगे, ठीक है। तो इधर जो है वो मेरी कैलकुलेशन किस तरह से होगी, 6 महीने के लिए, तो 6 महीने के लिए मेरी कैलकुलेशन होगी 2018 के लिए 8,80,000 इंटू 10/55 इंटू 6/12, तो इधर मेरा आ गया कितना, 80,000। अब प्लस यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे मुझे, ये तो मैंने सिर्फ 6 महीने का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया है, प्लस मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, अब जो है वो आपका सेकेंड ईयर एसेट का चालू हो गया है 2018 में ही, 2018 में आपका सेकेंड ईयर चालू हुआ, तो 8,80,000 इंटू 9/55 इंटू, और करंट ईयर में 9/55 का कितना पीरियड फॉल होता है, तो सिर्फ 6 मंथ फॉल होता है, 6/12, तो ये आपका इधर ये आ जाएगा कितना, तो 8,80,000 इंटू 9/55 इंटू 6/12, तो ये हो गया आपका 72,000। तो अगर मैं पूछूं आपको कि भी 2018 का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आएगा, तो 2018 का टोटल डेप्रिसिएशन आएगा 80,000 प्लस 72,000, ये आपका आ गया कितना, 1,52,000, ये मेरा डेप्रिसिएशन बनेगा 2018 का। इसी तरह से 2019, 2020 इस तरह से हाफ ईयर आपको जो है वो डिवाइड करके कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये कब होता, अगर मैंने साल के बीच में असेट को जो है वो खरीदा होता तो। क्लियर। इसका कोई सम इंस्टीट्यूट ने आज तक पूछा नहीं है, लेकिन अगर साल के बीच में आपने असेट खरीदा होता तो 2017 का सिर्फ जो डेप्रिसिएशन आता वो कितना आता, 80,000 आता। 2018 का आप डेप्रिसिएशन जो कैलकुलेट करते हो उसमें ये जो 10th वाला ईयर है उसके और 6 महीने बाकी थे, तो 2018 में वो 6 महीने आ रहे हैं, तो ये 6 महीने का आपने डेप्रिसिएशन कितना कैलकुलेट कर लिया, 80,000। अब 2018 में और 6 महीने बाकी है, ये 6 महीने का डेप्रिसिएशन आपने कैसे कैलकुलेट कर दिया, तो इंटू 9/55 इंटू 6/12, तो ये 10वां वाला जो साल था, ये वाला जो साल था उसका 6 महीने का 80,000, 9th ईयर जो है उसका 6 महीने का 72,000। तो इस तरह से आपको जो है पूरे साल का डेप्रिसिएशन मिल गया कितना, 1,52,000। और इसी तरह से आगे वाले सालों में भी जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर दिया जाएगा 6 महीने के हिसाब से। क्लियर। आई होप आपको ये सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है वो पूरा ही अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पे आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड जो है वो कंप्लीट होता है। चलते अपने नेक्स्ट मेथड पे। नेक्स्ट मेथड हमें जो पढ़ना है वो 2 छोटे छोटे मेथड्स है, बहुत ही, वैसे 3 छोटे छोटे मेथड्स है जो जल्दी जल्दी खत्म हो जाएंगे। तो ये सारी मेथड्स आज जो है वो समझ के फिर ये लेक्चर जो है वो खत्म कर देंगे। तो अब जो चौथा मेथड आपको दिया गया है वो कौन सा दिया गया है, मशीन आर मेथड दिया गया है। अब सबसे पहली बात ये समझ लो कि ये मेथड कब यूज किया जाता है,
जब आप कोई ऐसी मशीन खरीद के लेके आ रहे हो जिसका आपको कितना घंटे वो आपको मशीन काम करके देगी वो अप्रोक्स आवर्स पता है, एस्टिमेटेड आवर्स आपको पता है कि भी ये मशीन जो टोटल 1 लाख घंटे काम करेगी या टोटल 50,000 घंटे काम करेगी, अगर ये एस्टिमेट आपको पता है तो उस केस में आप जो है वो मशीन आवर मेथड यूज करते हो। अब सिंपल है, इस केस में फॉर्मूला क्या लगेगा आपका, डेप्रिसिएशन आपको कैसे कैलकुलेट करना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू एक तो इनटू एक्चुअल मशीन आवर, मतलब करंट ईयर में आपने कितने घंटे असेट को यूज किया, डिवाइड कर दो क्या, टोटल मशीन आवर, आप कितना एक्सपेक्ट करते हो कि ये असेट कितने घंटे तक काम कर सकती है टोटल। तो इस तरह से आपको जो डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। यहां पे ध्यान रखना मैंने वर्ड लिखा है क्या, डेप्रिशिएबल वैल्यू, ठीक है। तो इसका अगर मैं सम देखूं तो सम इसका हमें दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। मशीन वॉज परचेज्ड फॉर ₹30 lakhs हैविंग एन एस्टिमेटेड टोटल वर्किंग आवर ऑफ 24,000 आवर्स। तो ये मशीन टोटल 24 घंटे काम कर सकती है। अच्छा, ये एक्यूरेट आवर्स होते हैं क्या, नहीं बेटा, ये भी मैनेजमेंट का एस्टिमेट होता है। मैनेजमेंट एस्टिमेट लगाते हैं कि भी ये जो मशीन है वो मेरे को 24,000 घंटे जो है वो काम करके देगी। स्क्रैप वैल्यू इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2 लाख। स्क्रैप वैल्यू आपका 2 लाख है, तो आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू जो है वो कितना बन जाएगा, तो 30 lakhs माइनस 2 lakhs आप कर दोगे तो आपको मिल जाएगा 28 lakhs डेप्रिशिएबल वैल्यू। एंटिसिपेटेड पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इफेक्टिव आवर्स इज एज फॉलोस। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो आपको 1 से लेके 3 साल तक आपका हर साल 3,000 घंटे जो है मशीन काम करेगा। तो टोटल जो है वो कितने हुए, 3,000 इंटू 3 ईयर्स, 1 2 3, तो ये हो गया आपका 9,000 आवर्स। अब सेकेंड ईयर से मतलब 4th ईयर से आपका जो है वो मशीन किस तरह से काम करेगा, 4 5 6 3 साल के लिए 2600 इंटू 3, तो ये टोटल हो गया आपका 7800। और उसके बाद 7वें साल से 7 8 9 10 4 साल के लिए 1800 इंटू 4 7200। तो इन सब का अगर आप टोटल करोगे तो आपका आंसर जो है वो कितना आ जाता है, 24,000 ही आता है, ठीक है। इस तरह से जो है वो आपका असेट हर साल जो है वो काम करेगा। पहले 3 साल 3,000 घंटे, 4 से लेके 6th ईयर तक आपका 2600 आवर्स, और उसके बाद 1800 आवर्स। अब डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो सिंपल है, हमें पूछा क्या गया है, डिटरमाइन एनुअल डेप्रिसिएशन अंडर मशीन आर रेट मेथड। तो सिंपल है, एकदम कैलकुलेट कर लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर है 9, इधर लिख देते हैं सबसे पहले आंसर 9। सबसे पहली चीज मुझे जो कैलकुलेट करनी पड़ेगी वो क्या कैलकुलेट करनी पड़ेगी, डेप्रिशिएबल वैल्यू। तो भाई डेप्रिशिएबल वैल्यू आपका जो है वो कितना है, तो 30 lakhs आपका टोटल कॉस्ट था। अब 30 lakhs में से आपको जो है माइनस कर देना है क्या, स्क्रैप वैल्यू, और वो स्क्रैप वैल्यू कितना था, 2 लाख। डेप्रिशिएबल वैल्यू आपका हो गया 28 lakhs, ठीक है। अब मुझे हर साल एनुअल डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, तो अगर मैं यहाँ पे इधर टेबल बनाऊं तो इधर ईयर, इधर वर्किंग, और इधर आ जाएगा डेप्रिसिएशन, और इधर मैं लिख भी देता हूं ये डेप्रिसिएशन पर एनम है, हर साल इतना लगेगा। तो सबसे पहले फर्स्ट सेकंड एंड 3rd ईयर के लिए, पहले 3 साल के लिए आप डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करोगे, तो जो भी आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू है, कितना है डेप्रिशिएबल वैल्यू मेरा, 28 lakhs इंटू
ये तीनों ही सालों में, देखो हमें 3 साल का टोटल फाइंड आउट नहीं करना है, इंडिविजुअल पर एनम फाइंड आउट करना है, बट ये तीनों ही सालों में हर साल आपका कितना घंटे जो है वो मशीन यूज होगा, तो 3000 आवर्स यूज होगा आपका, तो इंटू 3000 डिवाइड बाय में कर दूंगा क्या, तो टोटल मशीन आवर्स कितने हैं, तो टोटल मशीन आवर्स आपके हैं 24,000 आवर्स है। तो इससे आपको डेप्रिसिएशन पर एनम, एक साल का डेप्रिसिएशन जो है वो मिल जाएगा कितना, तो 28 लैक्स इंटू 3000 डिवाइड बाई 24,000, तो ये आपको मिल गया 3,50,000। तो 3,50,000 और ये जो है वो क्या है, पर एनम या पर ईयर बोल दो आप, ठीक है। उसके बाद 4, 5 एंड 6 ये सालों में किस तरह से डेप्रिसिएशन आपका लगेगा, तो यहाँ पे 2600 आवर्स पर ईयर आपका यूज हो रहा है, तो इधर आपकी वर्किंग हो जाएगी 28 लैक्स इंटू 2600 डिवाइड बाय 24,000, तो ये होता है आपका 28 लैक्स इंटू 2600 डिवाइड बाय 24,000, 3,03,333। ये भी आपका जो है पर एनम के हिसाब से कैलकुलेट किया जाएगा। उसके बाद 7, 8, 9 एंड 10 ये वाले सालों में कितना डेप्रिसिएशन आपका कैलकुलेट किया जाएगा, तो 28 लैक्स इंटू 1800 डिवाइड बाय 24,000, ये आपका बन जाता है 2,80,000 इंटू 1800 डिवाइड बाई 24,000, 8 लैक्स इंटू 1800 डिवाइड बाई 24,000, ये आपका बन गया 2,10,000 पर एनम, ठीक है। तो इसी तरह से आपका जो है वो मशीन आवर मेथड में हर साल का डेप्रिसिएशन जो है वो कैलकुलेट किया जाएगा। सिंपल था एकदम ही। ऐसे ही सिमिलर मेथड और भी है, अगर मैं यहाँ पे ले चलूँ आपको वापस, तो 5th मेथड आपका जो है वो कौन सा है, प्रोडक्शन यूनिट मेथड है। प्रोडक्शन यूनिट मेथड जो है वो क्या बोलता है, अच्छे से समझना। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर चार्जिंग डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी वेयर द यूजफुल लाइफ इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ यूनिट्स। जैसे कि अगर कोई असेट आप ऐसी खरीद के लेके आ रहे हो, आप कोई ऐसी मशीन खरीद के लेके आ रहे हो जिससे आप कितना आउटपुट निकाल सकते हो वो आप एस्टिमेट कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल एक असेट में खरीद के लेके आया, एक मशीन खरीद के लेके आया, उससे मैं 2 लाख यूनिट जो है वो प्रोड्यूस कर सकता हूँ। ये मेरा एस्टिमेटेड आउटपुट है, टोटल आउटपुट। अगर ऐसी एसेट है तो उस केस में आपका जो है वो प्रोडक्शन यूनिट मेथड जो है वो लग जाएगा। डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करना है, तो एकदम सिंपल है, डेप्रिशिएबल वैल्यू इनटू प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड। प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड मतलब क्या, करंट ईयर में आपने कितने यूनिट्स जो है वो प्रोड्यूस किए, वो आपका प्रोडक्शन ड्यूरिंग द पीरियड हो जाता है, डिवाइड बाय एस्टिमेटेड टोटल प्रोडक्शन। टोटल कितना आप प्रोडक्शन करने वाले हो इस एसेट से। यहाँ पे अगर अपने इसको डायरेक्ट क्वेश्चन से ही समझे तो इजीली आपको समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाइए। मशीन इज परचेज्ड फॉर ₹20 lakhs. Its estimated useful life is 10 years with a residual value of ₹2 lakh. Machine is expected to produce 1.5 lakh units during its lifetime. Expected distribution pattern of the production is as follows. सबसे पहले डेप्रिशिएबल वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 20 लाख माइनस 2 लाख, और टोटल कितना प्रोडक्शन आप एस्टिमेट कर रहे हो इस असेट से, टोटल प्रोडक्शन आप एस्टिमेट कर रहे हो 1.5 लाख यूनिट्स, ठीक है। इसका पैटर्न आपको दिया गया है 1 से लेके 3 साल तक, टोटल 3 ईयर्स 20,000 यूनिट्स, तो ये हो गया आपका कितना, इधर अगर मैं लिख दूँ तो 60,000। उसके बाद 4 से लेके 7 मतलब टोटल 4 साल
4, 5, 6 एंड 7, 15,000 इंटू 4, तो ये भी हो गया कितना, 60,000। और 8, 9, 10, 3 साल के लिए आप जो है वो 10,000 यूनिट्स प्रोड्यूस करोगे, तो ये हो गया कितना, 30,000। तो टोटल आपका बन जाता है 60,000। ये जो है वो सबका टोटल कर दोगे तो ये बन गया कितना, 1,50,000। और यही तो था ये, ठीक है। अब इसका हमें क्या करना है, डेप्रिसिएशन फॉर ईच ईयर कैलकुलेट करना है, सेम जैसा मशीन आवर मेथड था, सिमिलर टर्म्स में ही प्रोडक्शन यूनिट मेथड भी वही है, यहां पे समझना। आंसर 10। सबसे पहली चीज हम कैलकुलेट करेंगे क्या, डेप्रिशिएबल वैल्यू। अब ये डेप्रिशिएबल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करना है, तो 20 लाख माइनस 2 लाख, तो ये आपका आ गया कितना, 18 लैक्स, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। अब अगर अपने ईयर वाइज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करें, यहाँ पे ईयर, ये वर्किंग्स, और यहाँ पे डेप्रिसिएशन पर एनम, हर साल कितना डेप्रिसिएशन लगेगा, ठीक है। सबसे पहले ईयर 1, 2 एंड 3, पहले 3 साल कितना डेप्रिसिएशन, तो 20,000 यूनिट्स आपका जो है वो हर साल आप प्रोड्यूस कर रहे हो, 18 लैक्स इंटू 20,000 डिवाइड बाय टोटल कितना प्रोड्यूस कर पाओगे, तो टोटल 1.5 लाख यूनिट्स प्रोड्यूस कर पाओगे आप, 1,50,000। तो ये कितना आ जाएगा आपका, 2,40,000 भी पर एनम है हर साल, पहले दूसरे तीसरे तीनों ही साल में जो डेप्रिसिएशन लगेगा वो आपका 2,40,000 लगेगा, ठीक है। उसके बाद 4, 5, 6 एंड 7, 18 लैक्स इंटू 15,000 डिवाइड बाय 1,50,000, ये आपका बन जाएगा 1,80,000 पर एनम, ठीक है। उसके बाद 8, 9, 10, इधर डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो 18 लैक्स इंटू, इधर था कितना आपका 10,000, 10,000 डिवाइड बाय 1,50,000, तो ये आपका हो गया 1,20,000 पर एनम। इस तरह से आपका हर साल जो है वो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किया जाएगा, सिंपल। अब इसको मैं आगे देखूं तो नेक्स्ट मेथड पे चलते, ये वाला मेथड भी आपका यहाँ पे खत्म होता है। अब जो आखिरी मेथड आपका है डेप्रिसिएशन का, वो आपका है कौन सा, डिप्लीशन मेथड। पहले तो डिप्लीशन का मतलब समझो। डिप्लीशन का मतलब ये कि कोई भी ऐसे रिसोर्सेज है जो धीरे 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 करके खत्म होते जाते, कम होते जाते, उसी को बोलते हैं डिप्लीशन। तो अगर आपकी कोई ऐसी टाइप की एसेट है जिसमें आप नेचुरल रिसोर्सेज निकाल रहे हो,
और वो जो आउटपुट है वो स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा होगा, फिर धीरे 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 वो आउटपुट भी जो है वो खत्म होता जाएगा और एंड में पूरा खत्म हो जाएगा। ऐसे असेट के केस में आपको जो है वो क्या करना होता है, डिप्लीशन मेथड यूज करना होता है। ठीक है, डिप्लीशन इज द अलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज। वेस्टिंग नेचुरल रिसोर्सेज मतलब ये वेस्टिंग का मतलब कूड़ा नहीं, ये वेस्टिंग का मतलब जो असेट ऐसी है जो धीरे 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 खत्म होती जाती है। तो ऐसे अगर आपके नेचुरल रिसोर्सेज है सच एज ऑयल, गैस, टिम्बर, मिनरल्स, इसकी आप जो है वो क्या कर रहे हो, असेट है आपकी, जिससे आप जो है वो ऑयल एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, गैस एक्सट्रैक्ट कर रहे हो। तो उस केस में दिस मेथड इज यूज्ड इन केस ऑफ माइंस, क्वेरीज, जहाँ पे माइनिंग्स और वो सारे काम होते हैं, वैसी जगह पे ये जो मेथड है वो यूज़ की जाती है। कंटेनिंग ओनली ए सर्टेन क्वांटिटी ऑफ ए प्रोडक्ट, जहाँ पे भी माइनिंग करोगे तो उससे जो मिनरल्स और वो सब कुछ जो निकल के आएगा वो एक फिक्स्ड मतलब सर्टेन क्वांटिटी होती है। ऐसा नहीं है कि भाई अनलिमिटेड निकलता ही जाएगा, आप निकालते ही जाओ, खत्म ही नहीं होगा, नहीं, कोई भी जगह पे होंगे रिसोर्सेज वो लिमिटेड होंगे, वो खत्म हो सकते हैं। तो उस केस में आपका ये डिप्लीशन मेथड यूज किया जाएगा। अब इसमें कुछ अलग नहीं है, जैसे हमने प्रोडक्शन यूनिट मेथड समझा, सेम वही तरह से आपका ये डिप्लीशन मेथड यूज किया जाएगा। सिंपल है। यहाँ पे आपको क्या लेना है, डेप्रिशिएबल वैल्यू लेना है इनटू एक्चुअल आउटपुट। कितना आपका एक्चुअल आउटपुट होगा वो, मतलब करंट ईयर में आपने कितना आउटपुट निकाला करंट ईयर में, डिवाइड बाय टोटल एस्टिमेटेड आउटपुट कितना है आपका। टोटल कितना आप जो है वो एस्टिमेटेड है कि भाई इतना मैं आउटपुट इधर से निकाल सकता हूँ। यही तो था प्रोडक्शन में, बस नाम चेंज कर दिया है, मेथड में कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसका भी एक सम है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 11। मेशर्स सूर्या एंड कंपनी टुक लीज ऑफ क्वेरी। क्वेरी मतलब यहाँ पे जहाँ पे माइनिंग्स और वो सब काम होता है उसको क्वेरी बोलते हैं, ये डाउट वाली क्वेरी नहीं है। ऑन 1 जनवरी 2019 फॉर ₹1 करोड़, एज पर टेक्निकल एस्टिमेट टोटल क्वांटिटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट इज 2 लाख टन्स। 2 लाख टन जो है वो मिनरल डिपॉजिट है, ये टोटल है। डेप्रिसिएशन वॉज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ डिप्लीशन मेथड। ठीक है, एक्सट्रैक्शन पैटर्न आपको जो है वो दिया गया है कि 2019 में आप जो है वो 2000 टन ही सिर्फ निकालोगे, तो 2 लाख में से सिर्फ आप 2000 टन ही निकालोगे। 2020 में 2 लाख में से 10,000 टन निकाल लोगे, और 2021 में 2 लाख में से 15,000 टन जो है वो निकाल दोगे। अच्छा, तो इन सब का टोटल क्या, ये जो है इन सब का टोटल क्या आपका 2 लाख होता है क्या? नहीं, ये सिर्फ आपको 3 साल की ही इंफॉर्मेशन दी गई है, और हमें भी 3 साल की इंफॉर्मेशन के हिसाब से ही बनाना है। ये टोटल पूरा पूरा 2 लाख टन का पैटर्न नहीं दिया गया है। इधर तो क्या था, पूरे पूरे 1.5 लैक्स का पैटर्न दिया गया था। इधर क्या था, पूरे पूरे 24,000 घंटे का पैटर्न दिया गया था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, यहाँ पे आपको जो है वो पूरे पूरे 2 लाख टन का पैटर्न नहीं दिया गया है, सिर्फ 3 साल की इंफॉर्मेशन दी गई है। और ये टोटल कितना है, तो 2,000 प्लस 10,000 प्लस 15,000, मतलब ये हो गया आपका 27,000। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें करना ये है क्वेरी लीज अकाउंट बनाना है और डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बनाना है, 2019 से लेके 2021 तक का 3 साल का हमें अकाउंट बनाना है। ठीक है, बना लेते हैं। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे, पहले तो ये आंसर नंबर 11 हो गया। सबसे पहले हम जो कैलकुलेट करेंगे वो क्या कैलकुलेट करेंगे, डेप्रिसिएशन पर ईयर वर्किंग, और ये डेप्रिसिएशन। ठीक है, 2019 की बात करें
2019 में। पहली बात, क्या यहाँ पे आपको कोई भी स्क्रैप वैल्यू दी गई है? नहीं। उल्टा इसमें तो जो है वो एक डीकमीशनिंग एंड रिस्टोरेशन कॉस्ट आता है, पर वो कंसेप्ट आपको यहाँ पे फाउंडेशन लेवल पे नहीं पूछेंगे। इंटर में जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पढ़ोगे तब उसमें आएगा। यहाँ पे कोई स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो टोटल आपका डेप्रिशिएबल वैल्यू बन जाएगा 1 करोड़ इंटू पहले साल कितना, 2000 टन, और टोटल आपका एस्टिमेटेड कितना है? टोटल एस्टिमेट आपका है 2 लाख। अभी 2019 का आपको डेप्रिसिएशन मिल जाएगा। ये आपको मिला कितना? 1 लाख। 2020 की बात करें, इंटू 10,000 डिवाइड बाय 2 लाख, ये आपका हो गया 5 लाख। 2021 की अगर हम बात करें तो 1 करोड़ इंटू इधर है कितना, 15,000, ये आपका बन जाएगा 7,50,000। ठीक है, तीनों ही साल का हमें डेप्रिसिएशन मिल गया। अब हमें क्या क्या बनाना है? तो हमें एक बनाना है क्वेरी लीज अकाउंट, मतलब असेट का अकाउंट। तो दूसरा हमें बनाना है क्या? दूसरा हमें बनाना है डेप्रिसिएशन का अकाउंट। ठीक है, बना लेते हैं। दूसरा हमें बनाना है डेप्रिसिएशन अकाउंट। ठीक है, अब सबसे पहले क्वेरी लीज अकाउंट की बात करूं तो आप जो असेट को है वो खरीद कब रहे हो? आप असेट को खरीद रहे हो 2019 में। खरीदने की एंट्री क्या होती है? असेट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो यहाँ पे 1/1/2019 को लिखोगे आप टू बैंक अकाउंट। पहला साल खत्म होगा 31/12/2019। इधर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। और ये कितना आएगा? तो पहले साल का आपने डेप्रिसिएशन 1 लाख कैलकुलेट किया। ठीक है, फिर यहाँ पे 31/12/2019 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन हो जाएगा 99 लैक्स। यही चीज़ यहाँ पे 1/1/2020 को टू बैलेंस ब्रॉड डाउन बन जाएगी 99 लैक्स। ठीक है, ये 20 वाला साल भी खत्म होगा, आप जो है वो क्या करोगे? डेप्रिसिएशन लगाओगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया कितना? 5 लाख। यहाँ पे 31/12/2020 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो होगा वो कितना हो जाएगा? तो 99 लैक्स में से अगर आप 5 लाख माइनस कर दो तो ये बचेगा कितना? 94 लैक्स।
अब यही चीज़ 1/1/2021 को टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हो जाएगी 94 लैक्स। 31/12/2021 को वापस आप जो है वो क्या करोगे, वापस आप जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे, और ये डेप्रिसिएशन आपने कैलकुलेट किया था कितना, 7,50,000 ये रहा, ठीक है। तो इसके बाद 31/12/2021 को बाय बैलेंस कैरिड डाउन जो हो जाएगा, तो 94 लैक्स माइनस 7,50,000 ये हो जाएगा 86,50,000, ठीक है। ये टोटल भी आपका हो गया 94 लैक्स। तो इस तरह से आपका जो है वो क्वेरी लीज अकाउंट बन गया। अब डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना तो एकदम सिंपल है। 31/12/2019 को डेप्रिसिएशन अकाउंट को आपने डेबिट किया, टू क्वेरी लीज अकाउंट आपने कर दिया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, टू क्वेरी लीज अकाउंट, हाँ 1 लाख। और जैसे ही साल खत्म होगा ये चला जाएगा कहाँ पे, पीनल अकाउंट में, ठीक है। सेकेंड ईयर का अगर मैं बनाऊँ तो 31/12/2020 टू क्वेरी लीज अकाउंट, तो सेकेंड ईयर का आपका डेप्रिसिएशन कितना था, 5 लाख था। 31/12/2020 को ये भी जो है वो आपका पीएनएल अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा 5 लाख, ठीक है। और 31/12/2021 टू क्वेरी लीज अकाउंट 7,50,000, 31/12/2021 बाय पीएनएल अकाउंट 7,50,000। तो इस तरह से ये वाला साल भी आपका खत्म होता है, और ये आपका डिप्लीशन मेथड जो है वो भी खत्म होता है। कुछ अलग नहीं था बेटा, जैसे प्रोडक्शन यूनिट मेथड था सेम टू सेम वही मेथड डिप्लीशन में भी वही है, सिर्फ नाम चेंज कर दिया, बाकी कुछ अलग नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जो है बाकी के जितने भी मेथड्स थे, मेन 2 मेथड्स थे, एक तो स्ट्रेट लाइन मेथड, सबसे पहला आपका स्ट्रेट लाइन मेथड, दूसरा मेन मेथड रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसके बाद सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, मशीन आवर मेथड, प्रोडक्शन यूनिट मेथड एंड डिप्लीशन मेथड। तो यहाँ पे आपके सारे ही मेथड्स चैप्टर में जितने भी दिए गए हैं वो सब खत्म होते हैं। नेक्स्ट लेक्चर से अपने बात करेंगे रिवैल्यूएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। आज के लेक्चर को मैं यहाँ पे ही खत्म करता हूँ, ठीक है। कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। ये जो मैं नोट्स बना रहा हूँ वो सारे ही नोट्स आपको मेरी वेबसाइट से मिल जाएंगे, लिंक्स जो है आपको डिस्क्रिप्शन में सब कुछ मिल जाएगा। क्लियर? थैंक यू।